व्यावसायिक वित्त वाले चैप्टर में हम अभी तक व्यावसायिक वित्त का अर्थ, महत्व, प्रकृति, स्वामित्व कोष के सारी आइटम्स डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, ऋण कोष। और ऋण कोष में सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, ऋण पत्र। और क्या क्या आता है हमारा ऋण कोष में, ऋण पत्र, बंध पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा और व्यापारिक साख। इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप आपको एडीआर, जीडीआर, आईडीआर ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं और अभी भी याद हैं। और अगर याद नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं ऋण कोष से। नाम से ही पता चल रहा है, ऋण कोष का मतलब ऋण लेना, उधार लेना। और हम कैसे कैसे उधार इकट्ठा कर सकते हैं, कोई भी कंपनी या व्यवसायिक संगठन किस किस तरीके से ऋण इकट्ठा कर सकता है, ऋण पत्रों के माध्यम से, बंध पत्र के माध्यम से, सार्वजनिक जमा, व्यापारिक साख, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण ले सकता है या फिर वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ऋण पत्रों का अर्थ क्या होता है। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। और इंग्लिश में ऋण पत्रों को डिबेंचर्स के नाम से जाना जाता है। अकाउंटेंसी में हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर किया था, उसमें भी हमने डिस्कस किया है 12th क्लास में। जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पर आप उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज अ डिबेंचर, या ऋण पत्र क्या होता है। पहली बात, ये एक प्रलेख होता है। तो ऋण पत्र एक ऐसा प्रलेख है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस प्रलेख को, क्योंकि इसके माध्यम से कंपनी ऋण प्राप्त करती है। और कैसा ऋण प्राप्त करती है, मध्य अवधिक और दीर्घ अवधिक। मध्य अवधिक 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम ड्यूरेशन के लिए, और दीर्घ अवधिक क्यों, 5 साल से अधिक ड्यूरेशन के लिए भी कंपनी ऋण पत्रों के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो क्या हुई ऋण पत्र की परिभाषा, एक ऐसा प्रलेख जिसके माध्यम से कंपनी मध्य अवधिक और दीर्घ अवधिक ऋण प्राप्त कर सकती है। खास बात कुछ इसके बारे में, एक तो यहाँ पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। ये जो डिबेंचर्स होते हैं, इनके नाम के आगे ही, नाम के शुरुआत में ही जितना इनका ब्याज होता है वो मेंशन कर दिया जाता है। जैसे यदि किसी भी डिबेंचर का नाम लिखना है तो लिखा हुआ मिलेगा 10% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स, यानी कि उन डिबेंचर्स पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। जबकि शेयर्स पे क्या दिया जाता है, शेयर्स के बदले में क्या दिया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे। इससे मतदान का अधिकार भी नहीं होता। जो डिबेंचर्स होते हैं, जो ऋण पत्र होते हैं, उन्हें वोटिंग राइट नहीं होता, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट। जबकि शेयर्स को मतदान का अधिकार होता है। और वो भी कौन से वाले शेयर्स को, समता अंशों को। पूर्वाधिकार अंशों को 2 अधिकार प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार और लाभांश का पूर्वाधिकार। अब क्योंकि इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता, इसीलिए जो ऋण पत्र होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि जिन्हें वोटिंग राइट है वही कंपनी के फैसलों में बोल पाते हैं। अगर उन्हें वोटिंग राइट नहीं है तो वो कंपनी के फैसलों में नहीं बोल पाते। अब क्योंकि ये आउटसाइडर्स होते हैं ऋण पत्र धारक, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है, इसलिए अपने घर वालों को पैसा देने से पहले, यानी कि घर वाले कौन, अंशधारक, अंशधारकों को लाभांश देने से पहले ऋण पत्रों के ऊपर ब्याज दिया जाता है। यानी कि अगर प्रॉफिट आया है तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले तो ऋण पत्र धारकों को उनका ब्याज दिया जाएगा, उसके बाद में शेयर होल्डर्स को उनका लाभांश दिया जाएगा। अब एक और खास बात जिसको कि अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे, यहाँ पर ऋण पत्रों के कारण हमें कर में छूट मिलती है। कर का मतलब टैक्स। अगर हम ऋण पत्रों के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ उनको एक एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करती है और हमारी इनकम में से उसको घटाती है, जिस वजह से हमारा प्रॉफिट कम नज़र आता है। और क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम नज़र आता है तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ता है। जबकि अगर हम शेयर्स की बात करें तो जो कंपनी शेयर्स के ऊपर लाभांश देती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की दृष्टि में ये लाभांश कोई एक्सपेंस नहीं होता। तो चाहे हम कितना भी लाभांश दे दें शेयर होल्डर्स को, उसे हमारा एक्सपेंस नहीं माना जाता और हमारे पूरे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिस कारण हमें कर में छूट नहीं मिलती है। तो अंशों के कारण हमें कर में छूट नहीं मिलती, लेकिन ऋण पत्रों के कारण हमें कर में छूट मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ऋण पत्रों से किस किस को फ़ायदा होता है। अगर ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो ये बात किस किस के लिए फ़ायदेमंद है। हम यहाँ पर 2 लोगों के लिए से फ़ायदेमंद मानते हैं। कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद है ऋण पत्रों को जारी करना, और निवेशकों के लिए भी फ़ायदेमंद है अगर वो ऋण पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कंपनी ऋण पत्र को जारी करती है तो ऋण पत्र धारक को कोई मतदान का अधिकार नहीं होता, कोई वोटिंग राइट नहीं होता। अगर उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं होता तो वो कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं कर पाते।
कंपनी के जो निर्णय होते हैं उसमें नहीं बोल पाते, इसलिए कंपनी के कंट्रोल के ऊपर, कंपनी के नियंत्रण के ऊपर ऋण पत्र इशू करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, जब आप इशू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक करेंगे, आप पता करिए, आप नेट पे सर्च करो कि शेयर्स को इशू करने में क्या प्रोसेस फॉलो होती है, क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस एज वेल। एक महंगी प्रक्रिया है, जबकि इसके मुकाबले अगर हम ऋण पत्रों की बात करें तो ऋण पत्रों को जारी करना अंशों के मुकाबले बहुत ही सस्ता होता है, कम खर्चीला होता है। जैसे हमने बताया कि इसको जारी करने की लागत भी कम होती है, साथ ही इसको प्रयोग करने की लागत भी कम होती है, क्योंकि ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला जो ब्याज होता है उसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ एक एक्सपेंस मानती हैं और हमारी इनकम में से घटाती हैं, जिस वजह से हमें कर में छूट मिलती है। तो इसलिए कंपनी को सस्ते पड़ते हैं ऋण पत्र। दो कारण, जारी करने की लागत भी कम होती है और प्रयोग की लागत भी कम होती है। तो कंपनी के दृष्टिकोण से दो फायदे। पहला फायदा, नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। दूसरा फायदा ये, कम खर्चीले होते हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टर को क्या फायदा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपको पता है कि हर साल आपको 10% पर एनम के हिसाब से तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो आपके लिए ये स्थायी आय का स्रोत होता है। तो उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शायद उन्हें शेयर्स की भी कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, ऋण पत्र खरीदने चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये उनके लिए स्थायी आय का स्रोत होता है। तो मोस्टली जो पेंशनर्स होते हैं या वो लोग जो कि मॉडरेट रिस्क पसंद करते हैं, कम रिस्क पसंद करते हैं या हाई रिस्क पसंद नहीं करते हैं, वो निवेशक हमेशा डिबेंचर्स की तरफ जाते हैं और ये कम जोखिम भरे होते हैं। क्यों होते हैं कम जोखिम भरे? क्योंकि किसी भी चीज़ से पहले, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हों, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हों, उन सबसे पहले जो है ऋण पत्र धारकों को ब्याज दिया जाता है और जब पेमेंट करने की भी बारी आती है तो सबसे पहले ऋण पत्र धारकों को ही पेमेंट की जाती है। तो टोटल ऋण पत्रों के कितने फायदे? 1, 2, 3, 4। नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं, कम खर्चीला होता है, कम जोखिम होता है और निवेशकों के लिए स्थायी आय का स्रोत होता है। क्लियर है? ये नोट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। ये इनके एक्सप्लेनेशंस हैं जिनको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इन्हें भी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम तो कॉमर्स वाले हैं, बिजनेस स्टडीज़ वाले हैं, पहले हम हर चीज़ की भरपूर तारीफ करते हैं, फिर हम उसमें कमियां निकालते हैं। तो ऋण पत्रों में भी हमें दोष नज़र आने लगा है। तो ऋण पत्रों में क्या क्या दोष है? सबसे पहला दोष है कि ये कंपनी की आय के ऊपर स्थायी भार होता है। क्यों होता है ये कंपनी की आय के ऊपर स्थायी भार? क्योंकि चाहे लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, हर स्थिति में कंपनी को ब्याज देना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, चाहे कम हुआ हो, वट एवर द सिचुएशन इज, द कंपनी इज सपोज टू पे द इंटरेस्ट। उसको ब्याज पे करना ही करना पड़ता है, इसलिए कंपनी की आय के ऊपर एक स्थायी भार हो जाता है ये। दूसरा, जैसे ये आय के ऊपर भार होता है, उसी तरीके से ये कंपनी की संपत्ति के ऊपर भी भार होता है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान ना कर पाए तो ऐसे में उसकी संपत्तियों को भी बेचा जा सकता है। ये जो ऋण पत्र धारक हैं, ये कोर्ट में जा सकते हैं और कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। फिर जब हम उधार लेते हैं, किसी को पता चलता है अरे भाई इसने तो उधार लिया हुआ है, तो ऐसे में हमारी मार्केट इमेज भी खराब होती है और हमारी और ज़्यादा ऋण लेने की क्षमता में भी कमी आती है। हमने एक से ऋण ले लिया तो वो कहेगा कि भाई तुमने तो पहले इतना ऋण ले रखा है, अब तुम और ऋण नहीं ले सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जब हम ऋण पत्र जारी कर लेते हैं तो हमारी साख में कमी आती है और साथ ही आगे ऋण लेने की क्षमता में भी कमी आती है। तो हम इसको एक बार, इसको वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट कर सकते हैं और फिर इसे समराइज करते हैं फटाफट। क्या क्या पढ़ा हमने ऋण पत्रों के दोष में? कंपनी की आय के ऊपर भार होता है ये, कंपनी की संपत्तियों के ऊपर भार होता है ये, और इसकी वजह से, ऋण पत्र जारी करने की वजह से, या हम कह सकते हैं ऋण लेने की वजह से, कंपनी की इमेज में भी कमी आती है, साख में भी कमी आती है। याद रह सकती है ये तीनों बातें? ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम सार्वजनिक जमा और व्यापारिक साख के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसको अभी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।